ये स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं हिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 2। यानी जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं इन क्लास से, सभी के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ये क्लास एक महत्वपूर्ण रूप से चल रहा है, कंटिन्यू चलेगा। और यहाँ से पीडीएफ फ्री दिया जाता है बच्चों को। स्क्रीन पीडीएफ हो चाहे प्रिंटेड पीडीएफ हो, जो कुछ भी पीडीएफ हो, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ ही साथ यदि अभी तक आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में यदि नहीं जुड़े हैं तो जा करके जुड़ सकते हैं। जुड़ने के नियम की आपको एक नंबर मिल रहा होगा, स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे होंगे, उस नंबर पे जाइए, मैसेज करिए। अब ग्रुप में 2 मिनट के अंदर में ज्वाइन कर दिया जाएगा आपको, और वहाँ से डेली का डेली पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हम आपसे उम्मीद करते कि आशा करते हैं कि आप कंटिन्यू क्लास को करने का करेंगे। और यह क्लास एक महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे यानी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे 2026 में क्लास 10th का, उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये हिस्ट्री चल रहा है, यानी इतिहास, सोशल साइंस अभी स्टार्ट हो गया है। सोशल साइंस में हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, इसका एक क्लास हो चुका है इस चैप्टर का। आज ये दूसरा क्लास होने जा रहा है। चलिए, तो सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले हम कुछ लाइनें आपको सुनाता हूं, जिससे आपके मन लगेगा पढ़ने में और आपके उत्साह जगेगा अंदर से। आइए तो उन लाइनें को मैं बताने का प्रयास करता हूं। आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने ला कर रखा हूँ जो कि आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रहे होंगे। अब दिखाई दे रहा होगा। कर छोटे हो पर सपने बड़े रखो। कह रहा है कि छोटे हो पर सपने बड़े रखो, मेहनत में कोई कसर न रखो। कह रहा मेहनत में कोई कसर न रखो, किस्मत भी झुक जाएगी एक दिन, बस दिल में पढ़ने का जज्बा रखो। कह रहा छोटे हो लेकिन सपने बड़े रखो। क्या कह रहा है कि छोटे हो पर सपने बड़े रखो, मेहनत में कोई कसर न रखो। छोटे हो पर सपने बड़े रखो, मेहनत में कोई कसर न रखो, किस्मत भी झुक जाएगी एक दिन, बस दिल में पढ़ने का जज्बा रखो। क्या कह रहा है, किस्मत भी एक दिन झुक जाएगी पर दिल में पढ़ने का जज्बा रखो। हम आशा करते, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे। चलिए, इसी के साथ जो है आज जो है क्या करेंगे, इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। सबसे पहले पिछले क्लास में कुछ मैं आपको पढ़ा दिए थे, कुछ क्लास ये हो चुका था, समाजवादी विचारधारा की, यानी ये सब हो चुका था। कार्ल मार्क्स की विशेष जानकारी हमने दे दिए थे, फैक्ट्री में और रॉबर्ट ओमन के बारे में विशेष जानकारी हमने दे दिए थे आपको। इसके बाद के रॉबर्ट ओमन द्वारा किए गए कार्य के बारे में बता दिए थे। समाजवाद क्या होता है इसके बारे में बता दिए थे। कार्ल मार्क्स के, हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ा दी। कार्ल मार्क्स के बारे में भी हमने बता दिए थे आपको एक विशेष तरीका से। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे कैसे, यानी इस क्लास में आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कार्ल मार्क्स के बारे में हालांकि बता दिए थे हम कल, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य होता है कि एक बार इनको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का ये जन्म बताया गया है, जो कि 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। यह कल का चीज़ है, कल हम पढ़ा दिए थे, फिर भी आज रिपीट कर रहे। जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म यदि आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, आप बताइएगा 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। और पिता का नाम जो था हेनरिक मार्क्स, पेशा यह वकील था। कौन था इसका पिता? वकील। धर्म यहूदी था, बाद में इस्लाम धर्म अपनाया। शिक्षा बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय से प्रेरणा क्या मोटेस्क्यू और हिंगेल के विचार से यह प्रभावित हुए। हिंगेल किसके विचार से प्रभावित हुए आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा हिंगेल के विचार से। यहाँ देखिए, विवाह इसने किया था 1843 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स ने अपना विवाह कब किया था?
क्या किया था, यानी 1843 ईस्वी में बचपन की दोस्त जेनी नाम की एक लड़की था, इनका दोस्त, उन्हीं से इन्होंने विवाह कर लिया था। 1844 में पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात होती है। 1844 ईस्वी में क्या होती है, फ्रेडरिक एंगल्स की मुलाकात हुई। और 1848 में समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित, इन्हें देखिए प्रकाशित और इन्हें एक में लिखा गया है, थोड़ा सा इनसे मैनेज करिए, प्रकाशित और इन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है, आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। हालांकि ये चीज़ हम बता दिए थे। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई, और यह लिखा था 1867 ईस्वी में। कौन सा पुस्तक लिखा था आपसे पूछेगा, दास कैपिटल नामक पुस्तक कब लिखा गया था, 1867 ईस्वी में लिखा गया, या 1867 ईस्वी में कौन सा पुस्तक लिखा था कार्ल मार्क्स ने, आप बताइएगा। दास कैपिटल पुस्तक लिखा था। कौन पुस्तक लिखा था, दास कैपिटल पुस्तक लिखा था। यहाँ देखिए, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। निर्धन देखिए, निर्धन 1883 ईस्वी में इसका हो गया था, और 65 वर्ष की उम्र में, 65 वर्ष की उम्र यानी 65 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत देखेंगे हम। क्या देखेंगे, कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनके बारे में। अब क्लास जो है यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट हो गया है, आप समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको एक मोटिवेट मिले। देखिए, जबकि लाइन बाय लाइन समझते जाइएगा तो आपको एक मोटिवेट होगा अंदर से, नहीं मैं अपने आप को जान रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तब नहीं ये नहीं कि आप सोए हैं, मोबाइल तो देख रहे हैं रह करके, मतलब तो नींद भी खींच रहे हैं, ऐसा बात नहीं हो रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या है, विद्वतात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ये जो है कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत थे। द्वित्वात्मक भौतिकवाद था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। यहाँ देखिए, इतिहास को 5 युगों में बांटा गया है। इतिहास को कितना युगों में बांटा गया, तो 5 युगों में बांटा गया है। इतिहास को पूछेगा आपको, इतिहास के कितने युगों में बांटा गया है, इतिहास को 5 युगों में बांटा गया है। आप कौन कौन से है 5 युग, उनको जरा सा देखने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे इतिहास को जो 5 युगों में बांटा गया, क्या आदिम, क्या है ये, आदिम समाजवादी युग, क्या है, आदिम साम्यवादी युग है। कौन सा युग है, आदिम समाजवादी युग है। और दास्ता, क्या है, दास्ता युग है। कौन सा, ये दूसरा नंबर में दास्ता युग है, सामंती युग है, पूंजीवादी युग है। देखिए ये 5 युग जो है ना, ये इतिहास को बांटा गया है इस युगों में। एक है आदिम समाजवादी युग, दास्ता युग है, सामंती युग है, पूंजीवादी युग है। आपसे पूछेगा इतिहास को कितने भाग में बांटा गया, आदिम समाजवादी युग, दास्ता युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग और सामंती युग। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे, ये देखने का प्रयास करिए। अब अगला कर समाजवादी युग। देखिए समाजवादी युग आने वाले समय में 6ठा युग आएगा। इससे आगे जो समाजवादी युग आए वो 6ठा युग आएगा। वर्गहीन समाज जो मजदूरों के द्वारा लाया जाएगा, वर्ग कर मजदूरों के द्वारा लाया जाएगा। यह युग कैसा लाए, द्वारा, यहाँ पे देखिए द्वारा ऐसे लिखा जाता है, ये थोड़ा सा प्रिंटेड में मिस्टेक हो गया। द्वारा ऐसे लिखा गया, लेकिन होगा कैसे, द्वारा लाया गया। चौथा नंबर में आप देखने का प्रयास करिए, कार्य यहाँ देखिए, कार्य मूल्यन और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, कार्य मूल्यन एवं अतिरिक्त सिद्धांत, कार्य राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना का विचार। अब मजदूर दिवस, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से भी यही लगा लीजिए इस बात को। देखिए मजदूर दिवस के बारे में आप देखें कि मजदूर दिवस क्या होती है। यहाँ देखिए 1 मई 1890 ईस्वी को अमेरिका में मजदूरों ने हड़ताल की थी। कब हड़ताल किया था, 1 मई 1890 ईस्वी में ही मजदूरों ने अमेरिका में हड़ताल की थी। तभी से हर साल 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तभी से क्या मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे कर यूटोपियन समाजवाद के 2 चरण। कर यूटोपियन समाजवाद के कौन कौन चरण है, तो जो 2 चरण है यूटोपियन समाजवाद के 2 चरण। अब कौन कौन से चरण है इनको जरा सा देखेंगे। का यूटोपियन समाजवाद, सबसे पहले यह है यूटोपियन समाजवाद कार्ल मार्क्स से पहले का यह समय था।
कौन था? कार्ल मार्क्स के समय। एक है वैज्ञानिक समाजवाद, जो कि कार्ल मार्क्स के रहने पाया, जब कार्ल मार्क्स थे वर्तमान समय में तब यह आया। जैसे वैज्ञानिक समाजवाद और यूटोपियन समाजवाद जो है वह कार्ल मार्क्स के पहले का समय, और जो कार्ल मार्क्स के समय में चल रहा था कार्ल मार्क्स के बाद का समय, जो कार्ल मार्क्स के बाद का, कार्ल मार्क्स के पहले का समय का यूटोपियन समाजवाद, और कार्ल मार्क्स के बाद का समय को बात करेंगे यह वैज्ञानिक समाजवाद। कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद। बिल्कुल आप विशेष तरीका से इस बातों को समझ पा रहे होंगे हमारे एक एक बातों को। अब यहाँ पे देखिए यूटोपियन समाजवाद के प्रमुख विचारधारा का और ज़्यादातर फ्रांस से था। कह रहा है ज़्यादातर यूटोपियन समाजवाद के प्रमुख विचारक कहाँ थे? ये फ्रांस से था। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर का देखिए, सेंट साइमन समाजवाद को ऐसे संगठित करने की बात की जिससे कोई किसी का शोषण न करे। कारण कोई किसी का शोषण नहीं होना चाहिए ये में। और दूसरा नंबर देखिए चार्ल्स फ्यूरियल हर व्यक्ति को समाज में कुछ न कुछ काम करना चाहिए। हर व्यक्ति को समाज में कुछ न कुछ काम करना चाहिए, चाहे वो गांव में हो चाहे या शहर में हो। हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो। हर व्यक्ति को ही काम मिलना चाहिए, काम करना चाहिए। अब यहाँ देखिए तीसरा लुई बल्लाम, ये उनका मानना था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है। आपसे पूछेगा कि लुई जो है ना, लुई यहाँ पे वर्मा होगा शायद, लुई ये शायद देखिए लुई बलवान जो था, ये जो था ना मतलब आर्थिक क्या कर रहा है, सकर आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना अनिवार्य है। क्या है? आर्थिक सुधार से होना, कौन सा इसमें बात किया गया? आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए मार्क्सवाद के आदर्श को लिखिए। क्या करा? मार्क्सवाद के आदर्श को लिखिए। मार्क्सवाद ने क्या क्या किया उनके आदर्श को देखने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए करा मार्क्सवाद का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसा समाजवाद बनाना था। करा मार्क्सवाद का ऐसा समाजवाद जहाँ कोई भी अमीर या गरीब न हो, यानी एक वर्गहीन समाज हो। मतलब देखिए मार्क्सवाद ऐसा मतलब उसका आदर्श था, उसका विचार था मार्क्सवाद का कि कोई व्यक्ति न अमीर हो न गरीब हो, सभी वर्गहीन समाज हो, एक समान हो। वर्गहीन मतलब एक समान हो। और उसमें देखिए यहाँ देखने का प्रयास करें, कारण इसमें समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने और सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करने का जोर दिया। और बुराई जो चल रहा था समाज में सभी को इसने क्या किया? खत्म किया जाता था। बुराई मतलब जितना भी बुराई चल रहे थे पहले से समाज में उसको खत्म करने का ये जोर दिया। और साथ ही साथ सभी लोगों को एक समान अधिकार, यानी एक ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर, मतलब ऐसा वर्गहीन समाज बनाने का इसने प्रयास कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए करा इसमें किसी भी जाति धर्म या वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और यह लोग ऐसा विचारधारक थे, इसमें किसी भी जाति या भेदभाव, किसी भी जाति के साथ भेदभाव या नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि कार्ल मार्क्स की जीवनी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं और आपको कह देते हैं लिखने के लिए कार्ल मार्क्स की जीवनी को लिखिए। आइए किस तरह से आप कार्ल मार्क्स की जीवनी को लिखना पड़ेगा आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले यहाँ देखिए उत्तर देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार में हुआ था? एक यहूदी परिवार में हुआ था। और उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। उनके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स का, जो वकील थे और बाद में उनके परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया। कह रहा कार्ल मार्क्स जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। और यह था इनके पिताजी नाम हेनरिक था जो वकील थे। बाद में इसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इसका परिवार क्या कहता है? इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई वोन और बर्लिन विश्वविद्यालय से किया। वोन बर्लिन और विश्वविद्यालय से वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। बचपन से क्या ही बहुत ही बुद्धिमान थे और अर्थशास्त्र में गहरी रुचि रखते थे। आपसे पूछेगा कार्ल मार्क्स अर्थशास्त्र में गहरी रुचि रखते हैं कौन सी? कार्ल मार्क्स रखते थे। याद रखिए वर्ष 1843 में इन्होंने अपनी बचपन की दोस्त जेनी से शादी किया। 1844 ईस्वी में मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई जो उनके अच्छे मित्र और सहयोगी कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों को एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों को एक हो जाओ का नारा दिया। यानी कार्ल मार्क्स ने नारा दे कि दुनिया के मजदूरों को कि सभी मजदूर जो है एक हो जाओ, नारा दिया और
पूंजीवाद का विरोध किया, जो पूंजीपति लोग थे उनका विरोध किया, जो गरीबों का शोषण करता था। मतलब जो व्यक्ति गरीबों का शोषण कर रहा था उनका इन्होंने लोग, जो पूंजीवाद लोग जो थे, जो कि गरीबों को शोषण कर रहे थे, उनका क्या किया, उनका विरोध किया। अब यहाँ देखने का प्रयास करिए, कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों को एक हो जाने का नारा दिया और पूंजीवाद का विरोध किया जो गरीबों का शोषण करता है। तो वही बात आ गया। अब पूंजीवाद क्या है, देखिए सबसे ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी कर पूंजीवाद है क्या, पूंजीवाद है तो है क्या, इनके बारे में जानना आपको बहुत ही जानकारी लेना आवश्यक पड़ गया है। अब यहाँ देखिए पूंजीवाद क्या चीज़ होती है। पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा व्यवस्था है जिसमें व्यापार और क्या उद्योगों होना चाहिए, ऐसे लिखते हैं उद्योगों शायद यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में ये लिखा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक, उद्योगों होगा, उद्योगों आधा द और योग उद्योगों। पूंजीवाद एक ऐसी विचार व्यवस्था है जिसमें व्यापार और उद्योगों पर निजी लोगों का अधिकार होता था। पूंजीवाद मतलब व्यापार, मतलब देखिए यहाँ पे सुनने का प्रयास करिए, ऐसा जो व्यापार जिसका पहले बड़े बड़े लोगों का उद्योग होते थे, फैक्ट्री होते थे, उन्हीं का अधिकार होता था और न कि सरकार का अधिकार बिल्कुल नहीं होता था। और इसका मकसद अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता था। इसका मकसद होता था यानी उद्योगों लोगों का, जो कि इनका मालिक था, उनका लोग था अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का। जब अधिक से अधिक मुनाफा कमाएगा तो क्या लेबर मजदूर को देगा रुपया वेतन सही से देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। क्या उनको फैसिलिटी देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करें ये विशेषताएं क्या चीज़ है, इनको देखने का आप प्रयास करिएगा आखिर विशेषता है तो है क्या चीज़। बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ आखिर विशेषता क्या चीज़ है। यहाँ देखिए इसमें सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। विशेषता देखिए इसमें सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। मतलब देखिए उद्योगपति लोग जो पहले मालिक था उनका बड़े बड़े फैक्ट्री का, इसमें क्या सरकार का हस्तक्षेप कम होता था। निजी संपत्ति और लाभ को महत्व दिया जाता था। निजी संपत्ति, जो उनका निजी संपत्ति था और लाभ को महत्व दिया जाता था। अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश इसका उदाहरण है। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसा बात चल रहा था। इसमें सार्वजनिक और सामाजिक हितों की जगह निजी लाभ को प्राथमिक दी जाती थी। क्या दी जाती थी? प्राथमिक दी जाती थी। उपनिवेशवाद क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेशवाद भी कभी काल पूछ देता है एग्जाम में। क्या उपनिवेशवाद क्या है? देखिए उपनिवेशवाद क्या है, इन चीज़ों को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी लेना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर कब्जा करके वहाँ शासन करने लगे, कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार जमा ले और उस पर शासन करना लगे, वही तो क्या है? उपनिवेश है। तो उसे ही उपनिवेश कहते हैं। इसमें ताकतवर देश कमजोर देश के संसाधनों और लोगों का शोषण करता है। ताकतवर देश क्या कहते हैं? लोगों का शोषण करता है। अब इनका मुख्य बातें को थोड़ा सा जानने का प्रयास करिए। आखिर ऐसा उपनिवेशवाद का मुख्यवाद क्या है? देखिए यह आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक शोषण करता था। यह क्या करता था? आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक शोषण करता और इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता। इसका उद्देश्य क्या? अधिक से अधिक लाभ कमाना होता। इसमें जनता को बोलने की आज़ादी नहीं होती। जनता को बोलने की क्या आज़ादी नहीं, और तानाशाही होती थी। क्या होती थी? तानाशाही। अधिक जनता को बोलने की आज़ादी नहीं मिलती थी, ऐसा बात चल रहा है। भाई जनता बोल भी नहीं सकता है। थोड़ा सा अगला स्टेप में यदि देखते हैं वामपंथी, ये अच्छा हाँ यहाँ पे देखिएगा वामपंथी और दक्षिणपंथी में क्या अंतर है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वामपंथी क्या होती थी और दक्षिणपंथी में क्या अंतर है। इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। विशेष रूप से आप क्लास को ये कंटिन्यू देखने का प्रयास करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों और फ्रेंडों में इस क्लास को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए वामपंथी देखिए यह सोच गरीब पिछड़े और दलित लोगों को मदद करने वाली नीतियाँ बनाना चाहती है। नीतियाँ क्या करती है? देखिए यह सोच गरीब पिछड़े और दलित लोगों को मदद करने की, इसका सोच है गरीब लोगों और पिछड़े लोगों को मदद करने वाली नीतियाँ बनाना चाहती है। इसमें सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप करती है ताकि समाज में बराबरी लाई जा सके। यह पूंजीवाद का विरोध करती है। यह क्या करती है? यह वामपंथी जो है यह पूंजीवाद का विरोध करती है। अब दक्षिणपंथी में हम देखेंगे, दक्षिणपंथी देखेंगे कह रहे यह सोच यह चाहती है कि सरकार
का अर्थव्यवस्था से ज़्यादा हस्तक्षेप न करें, जिसमें निजी व्यापार और मुनाफे को बढ़ावा दिया जाता है और यह पूंजीवाद का समर्थन करती है। देखिए ये जो है ना सबसे वामपंथी जो है ना, वामपंथी ये क्या करती है, पूंजीवाद का विरोध करती है, और ये क्या करती है, पूंजीवाद का समर्थन करती है। दक्षिणपंथी क्या है, पूंजीवाद का समर्थन करती है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ इन बातों का आप लोग समझ पाए रहे होंगे और हर एक बात को एक बात को आप समझ गए होंगे। हम भी उम्मीद करते हैं, जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा। बिल्कुल हम आशा करेंगे और आपका इंतजार करेंगे कि आप सभी जो है हमारे साथ मिलकर ये क्लास जो कि कैसा लगा है, जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करते हैं। हमारा क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इससे आगे जो है हम खूनी व्यवहार के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।